गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और अगर आप सब थॉरोली देखेंगे तो इसका बेनिफिट सबको होगा। जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो क्या करना चाहिए? स्ट्रेट गो टू इमरजेंसी ओपीडी। इमरजेंसी में एक ट्रायज रूम बना होता है, उसी को ओपीडी भी बोल सकते हैं आप। वहाँ पे सीधे डॉक्टर से मिल सकते हैं और यहाँ तक कि आपको पर्ची बनाने की भी जरूरत नहीं है और ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं सीधे बेस्ड ऑन द सीरियसनेस। कितना सीरियस है, कोई क्यू नहीं लगती है, वहाँ पे क्यू लगने की जरूरत नहीं होती है, लगाने की जरूरत नहीं होती है। इमरजेंसी में जो पेशेंट टेकअप करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ द थ्रेट और हाउ मच थ्रेट इज देयर टू द लाइफ। मतलब बोलने का मतलब है क्या ये जो भी पेशेंट वहाँ प्रेजेंट करता है, अगर वो इतना सीरियस है तो डॉक्टर इमीडिएटली विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली मैनेज करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे। पर उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। वही कंडीशंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ तक कि इमरजेंसी में अगर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो पेपर वर्क की भी जरूरत नहीं होती है। पेपर वर्क के बगैर ही जो है लाइफ सेव करने की कोशिश कर सकते हैं, की जाती है अक्सर। और सब डॉक्टर्स को ये चीज पता होती है। पर प्रोवाइडेड कि आप अगर किसी तरह से भी मैनिपुलेट करके इमरजेंसी में ना पहुंचे हो तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। नो, आप इमरजेंसी में गए जस्ट कि आप कोई बीपी की दवाई खाते हैं तो आज ये कंफर्म करना है कि बीपी कितना है, ये चेक करवाने चले गए, या रूटीन की शुगर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उसको अपनी प्रिस्क्रिप्शन को रिफिल करवाने चले गए, या ओल्ड कोई पेशेंट है उसका रिव्यू लेना है तो वो रिव्यू लेने के लिए, या पेपर कोई अपनी रियम्बर्समेंट के सिग्नेचर लेने के लिए चलेगी। किसी भी और रीजन से अगर आप इमरजेंसी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो मॉरली बहुत गलत होता है। और ऐसी माइनर कंप्लेंट्स के लिए ऐसे मोटिव लेके अगर आप इमरजेंसी में एंटर करते हैं तो आप बहुत बड़ा डैमेज करते हैं उस व्यक्ति का जिसकी लाइफ थ्रेटन्ड है, जो रियल में सच में इमरजेंसी की जिसको जरूरत है, उस पेशेंट का आप थ्रेटन करते हैं। तो इमरजेंसी में क्या एक प्रोसीजर होता है। इमरजेंसी में मान लो इकट्ठे ही 8-10 सीरियस केसेस, रोड साइड एक्सीडेंट हुआ तो 8-10 केसेस सीधे इमरजेंसी में पहुंच गए। तो वहां का डॉक्टर का क्या प्रोटोकॉल होता है? डॉक्टर एक सुपरफिशियल क्लिनिकल असेसमेंट करता है वहां पे, उसको हम क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं। और वो उस असेसमेंट के दौरान ही ये फाइंड आउट करता है कि किस व्यक्ति की लाइफ, ये जो पेशेंट 10 पेशेंट आए हैं इनमें से किस व्यक्ति की लाइफ बचाई जा सकती है और किस व्यक्ति की लाइफ सीरियसली प्रॉब्लम में है, किस लाइफ का किसको थ्रेट है। उस पेशेंट को अर्ली आइडेंटिफाई करके अर्ली ट्रीटमेंट करने की कोशिश वहां पे होती है। परंतु इसके अलावा क्या होता है कि ट्रायल्स करने से तुरंत क्या 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 फायदे होते हैं? वो सिंपल ये होता है कि हमारे पास जितना भी कंट्री में, एक तो ये बात सबको समझना है कि पूरे कंट्री में आज की डेट में इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर बने हुए हैं और सब ट्रॉमा सेंटर काफी हद तक वेल इक्विप्ड भी हो चुके हैं। परंतु इतने ज्यादा नहीं है कि वो सबको वहां पे एंटरटेन किया जा सके। वो सिर्फ सिर्फ इमरजेंसी केसेस के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। इसलिए जब ट्रायल करते हैं तो वहां से जो सीरियसनेस के हिसाब से पेशेंट के कितनी क्रिटिकल क्रिटिकल कंडीशन है उसके हिसाब से अगर हम पेशेंट लेंगे तो बेड भी मिल सकते हैं, स्टाफ भी उनकी टेक केयर कर सकता है और फोकस इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। जो भी पेशेंट को रिक्वायर्ड है वो की जा सकती है। स्टैंडर्डाइज ट्रायल करने से क्या होता है कि जो अननेसेसरी डिलेज की वजह से डेथ होती है वो प्रिवेंट हो जाती है। अब वो डिलेज कैसे कैसे होते हैं वो लंबा मुद्दा, उसको बाद में हम बात करेंगे। और किसी तरह से उस क्रिटिकल एरिया में किसी भी व्यक्ति को वीआईपी प्रेशर, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरराइड या इन डेंजर
सीकर पेशेंट्स का वेटिंग फॉर केयर जो इंतजार कर रहे हैं उनको किसी तरह से इसको हैम्पर नहीं करना चाहिए। अब अगर कोई इस तरह से इन्फ्लुएंस यूज करके इमरजेंसी ट्रायल सिस्टम को डिस्टॉर्ट करता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान जो है, जिसकी लाइफ खतरे में है, उसको होती है। वहां पे एडहेरेंस होती है टू द ऑब्जेक्टिव ट्रायल प्रोटोकॉल, जो उसका प्राइम फोकस है कि कौन सी पेशेंट की लाइफ खतरे में है, उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिल सके, उस व्यक्ति के लिए वो फोकस्ड एरिया होता है। मान लो 10 पेशेंट आए, डॉक्टर देखता है कि एक पेशेंट बहुत पहले उसकी डेथ हो चुकी है, उसका शरीर ठंडा हो चुका है, तो उसमें वो टाइम स्पेंड नहीं करेगा। ये उस पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं उनको बुरा लग सकता है, पर वो डॉक्टर की क्लिनिकल एक्विपमेंट है, उसको उसके लिए टाइम लगा के कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए वो उस पेशेंट को इग्नोर कर सकता है। पर दूसरा पेशेंट जिसकी जान, जो जिंदा अभी उसकी जिसकी जान बचाई जा सकती है, उसके लिए वो अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर सकता है, और ऐसा करने से कुछ तो बचेगा। और ये पेशेंट की सेफ्टी के लिए होता है, फेयरनेस के लिए होता है, पब्लिक ट्रस्ट के लिए होता है, स्पेशली इन हाई वॉल्यूम हॉस्पिटल में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। और किसको इमरजेंसी में जाना चाहिए, तो ये सबको ध्यान रखने की जरूरत है। किसी को अचानक छाती में दर्द हो गया, पसीना छूट रहा है, चक्कर आ रहे हैं, उसको तुरंत इमरजेंसी में जाना चाहिए। और कोई पर्ची बनाने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं, पेपर वर्क करने तक की जरूरत नहीं, उसको तुरंत जाना चाहिए, इमरजेंसी में ही जाना चाहिए। और ब्रेथलेसनेस हो रही है, सांस नहीं आ रही है, सांस की वजह से वो परेशान है, तो उसको इमरजेंसी में जाना चाहिए। अब सीवियर हेड इंजरी है, या कोई कहीं पे भी इंजरी है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, और ब्लीडिंग किसी भी कारण से हो रही है, तो उसे भी इमरजेंसी में जाना चाहिए। इसके अलावा कोई बेहोश पेशेंट बेहोश हो गया है, उसको भी इमरजेंसी में जाना चाहिए। जिसको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, उसको भी इमरजेंसी में जाना चाहिए। और कोई व्यक्ति जिसने पॉइजन कंज्यूम कर लिया है और पॉइजन या किसी ड्रग का ओवरडोजिंग कर ली है, उसको भी इमरजेंसी में जाना चाहिए। और किसी के पेट में बहुत तगड़ी पेन हो रही है, उसको भी इमरजेंसी में जाना चाहिए। और फीवर होने की वजह से कंफ्यूजन भी हो रहा है पेशेंट को, उसको भी इमरजेंसी में जाना चाहिए। और कोई रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, या लड़ाई झगड़ा हो गया है, कहीं चोट लग गई है, तो उसे भी इमरजेंसी में ही जाना चाहिए। किसी भी कारण से बेहोश हो गया है पेशेंट, तो उसे भी इमरजेंसी में रिपोर्ट करना चाहिए। और वहां पे वेट नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है, ना ही किसी के साथ आर्ग्यू करना है। और घर में बैठे बैठे अगर आप इंतजार करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, आर्ग्यू करते रहते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो उसमें बहुमूल्य जो गोल्डन आवर होते हैं, लाइफ बचाने के जो गोल्डन आवर होते हैं, वो सारे स्पेंड हो जाते हैं घर में। और इरिवर्सिबल डैमेज जो पेशेंट को हो सकता है, वो हो चुके होते हैं। इसलिए ऐसा कभी ना करें। कभी भी इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो तुरंत इमरजेंसी में पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो इमरजेंसी सेंटर है, लगभग सब के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में तो अवेलेबल हैं। उसके अलावा सिविल हॉस्पिटल में जहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी है, वहाँ पे भी अवेलेबल हैं। और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी अपनी इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, रखी हैं। जब व्हेन यू ऑक्यूपाई इमरजेंसी सर्विस को, जब जो ये जो इमरजेंसी की सर्विस है, इस सर्विस को आप इस इन क्रिटिकल कंडीशन में नहीं यूज करने के बजाय उल्टे टाइम, मतलब अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज करते हैं, तो ये सब के लिए खतरा उत्पन्न करता है। कैसे खतरा उत्पन्न करता है वो मैं आपसे बात करूंगा। ऐसा कतई नहीं करना चाहिए कि कोई अपना बीपी चेक कराने चले गया, रिम्बर्समेंट कराने चले गया, या अपने प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू कराने चले गया। वो क्या करता है, वो जिनकी लाइफ थ्रेट में है, उनके लाइफ को डेंजर में डालने में सहयोग करता है, उनकी डेथ में वो भी कंट्रीब्यूट करता है। मान भी लिया जाए कि हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर की वजह से, डिले होने की वजह से डेथ हो गई, परंतु क्या उस व्यक्ति की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जिसने अननेसेसरी इमरजेंसी को बिजी करा हुआ है, और अपने पिटी कन्वीनियंस के लिए। और जब भी आप इमरजेंसी में जाते हैं,
तो स्ट्रेट अवे डॉक्टर को जाके ट्रुथ बताना होता है। ट्रुथ दिस सेव्स लाइफ, इससे लाइफ बचती है। जब क्वेश्चन पूछे डॉक्टर कि क्या हुआ, तो स्ट्रेट अवे एग्जैक्टली बताना है जो हुआ है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी ने पॉइजन खाया है तो उसको छुपाने की जरूरत नहीं है, तुरंत बोलने की जरूरत है कि इसने पॉइजन खाया हुआ है और फलाना पॉइजन खाया हुआ है। अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप घर से जब चलने लगे हैं तो उस पॉइजन के बॉटल की फोटो क्लिक करके लेके जा सकते हैं और वो डॉक्टर को दिखा सकते हैं कि ये फोटो, ये मेडिसिन, ये ड्रग या ये पॉइजन और या ये दवाइयां इसने कंज्यूम की है। बताने से बहुत फायदे होते हैं। अगर किसी ने शराब पी है, शराब पीने के बाद कोई ड्रग्स ली है, ओवर पॉइजनिंग की है या बहुत ज्यादा ड्रग्स खा लिए हैं, तो वो भी सीधे सीधे जाके डॉक्टर को बताना होता है। ऐसा करने से बहुत फायदा होता है। कैसे फायदा होता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। डॉक्टर्स आर नॉट पुलिस, ये बात अपने ध्यान में रखो। डॉक्टर किसी भी हॉस्पिटल में पुलिस नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो इज ट्राइंग, वो जब भी पूछ रहा है तो वो ट्राई कर रहा है कि कैसे पेशेंट को बचाया जा सके, कैसे पेशेंट की जो लाइफ खतरे में है उससे बाहर निकाला जाए। पॉइजन विभिन्न प्रकार के होते हैं, कोई रैट पॉइजन है, कोई पेस्टिसाइड्स हैं, कोई अननोन टैबलेट्स हैं जिनका पता ही नहीं क्या टैबलेट है, एक्सेस कोई मेडिसिन खा लिए हैं, या शराब पी के कोई उसके ऊपर बहुत सारा ड्रग्स ले लिए हैं, या हाउस होल्ड केमिकल्स बहुत रखे होते हैं उनका यूज कर लिया है, हर्बल पॉइजन है या होममेड कोई ऐसी रेमेडी है वो डोज कर लिए। तो सीधे जाके बताना है। उससे क्या होता है कि डॉक्टर तुरंत डिसाइड कर लेता है कि इसने ये पॉइजन खाया है और इसका तोड़ क्या है। तोड़ को हम मेडिकल साइंस में बोलते हैं एंटीडोट। एंटीडोट क्या है, वो तुरंत एंटीडोट देकर उस पॉइजन के जो बैड इफेक्ट बॉडी पे होने वाला है उसको रिवर्स करने में हेल्प करता है। जितना जल्दी वो एंटीडोट मिलता है उतना कम नुकसान पेशेंट का होता है, उतनी कम डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमें सीधे जाके बोलना चाहिए। और ऐसा करने से जो डैमेज होता है, अब पॉइजन तरह तरह के हमारे जो बॉडी में जो जो भी ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं, उन सबको अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉइजन डैमेज करता है। तो अगर हम सीधे जाके बताते हैं तो वो डैमेज होने से बच जाता है और पेशेंट डॉक्टर को क्लियर पता होता है कि ये कंज्यूम किया है तो ये करने का मतलब क्या है और क्या इसका ट्रीटमेंट करना है, कैसे करना है। अगर उसे नहीं पता है तो वो अपने सेकंड लाइन को, थर्ड लाइन को कंसल्ट करता है, इमिडिएटली कॉल करता है कि ऐसे से हो गया है, चाहे वो कोई भी वक्त हो। और बहुत सारे लोग बोलते हैं जी कल हम हॉस्पिटल में नहीं आए क्योंकि कल छुट्टी थी। माइंड इट, हॉस्पिटल में कभी छुट्टी नहीं होती है, ना किसी गजटेड हॉलीडे पे, ना किसी संडे पे। कोई ना कोई डॉक्टर इमरजेंसी प्रोवाइड कर रहा होता है। आज की डेट में तो बहुत सारे हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने 24/7 बनाए हुए हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में या सिविल हॉस्पिटल में तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि डॉक्टर वहां अवेलेबल ना हो। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। हो सकता है आपको उस कमरे में बैठे हुए न मिले जहाँ ट्रायल रूम है, परंतु क्योंकि वो इमरजेंसी सिचुएशन है तो वो किसी हॉस्पिटल के किसी बेड में किसी पेशेंट को देख देख रहा हो, कहीं किसी को विजिट कर रहा हो। परंतु अगर आप वहां पहुंचते हैं तो तुरंत उसका प्रबंध हो सकता है। उसी प्रकार अगर रोड साइड में एक्सीडेंट होता है या कोई लड़ाई झगड़ा हो तो तुरंत जाके क्लियर बताना है कि रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है और गिरने से हुआ है, या कोई किसी के साथ लड़ाई हो गई है, वर्क प्लेस में कोई इंजरी हो गई है, तो ट्रुथ बताना पड़ता है। नहीं बताएंगे तो ऐसे करने से मिसगाइड होते हैं और एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, और डिस्प्यूट क्रिएट करके फिर किसी तरह से जो आउटरेज स्टार्ट हो जाता है, स्कफल हो जाता है, लड़ाई झगड़े और अननेसेसरी टेंशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। जो वक्त पेशेंट को बचाने के लिए कंज्यूम होना चाहिए वो वक्त इस लड़ाई झगड़े में निकल जाता है। कितने दुख भरी बात है ये। चेंजिंग स्टोरी, अगर आप स्टोरी बदलते रहेंगे, डिले करते रहेंगे, स्कैन करते रहेंगे यहाँ वहां, तो पेशेंट का ही टाइम वेस्ट होएगा, पेशेंट का लॉस होएगा। ऑफ कोर्स डॉक्टर भी अपसेट होएगा कि ये क्या हो रहा है। और जब भी कभी इमरजेंसी में जाए तो इमरजेंसी में आप बाहर तक जितने भी लोग गए हैं ठीक है, पर जब इमरजेंसी में एंटर कर गए हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 लोग स्ट्रेचर पुल करके डॉक्टर के पास पहुंचे हैं।
अगर 10-15 लोग पहुँच के सब अपनी-अपनी भाषा में बोलने लगते हैं, अपने-अपने तरीके से एक्सप्रेस करने लगते हैं, तो किसी की बात जो है वो डॉक्टर रजिस्टर नहीं कर पाएगा और मिसमैनेजमेंट पेशेंट को होएगा। अननेसेसरी शोर मचाएँगे, रश क्रिएट करेंगे या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग जाएगा, तो उससे नुकसान नेटशल में पेशेंट का होएगा। नॉइज़ कर क्रिएट करने से या किसी तरह से एग्रेशन क्रिएट करने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल सकता हॉस्पिटल में, नेवर, कभी नहीं मिल सकता। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। रादर इससे जो प्रीशियस टाइम होता है पेशेंट का वो निकल जाता है। ट्रीटमेंट फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट जो होती है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, ठीक है? डॉक्टर मे नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग इमीडिएटली कि जब आप का पेशेंट आया उसके बाद कुछ लोगों की टेंडेंसी रहती है कि वो डॉक्टर ने अभी असेस भी नहीं किया तो पूछने लग जाते हैं कैसे होगा, क्या हुआ, कुछ बच तो जाएगा डॉक्टर साहब कैसे? नहीं, आप ऐसे थोड़ा-सा धैर्य रखें। इमरजेंसी में इमरजेंसी कंडीशन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आप अपना धैर्य ना खोएँ, धैर्य बनाए रखें। सेम टाइम पे अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन भी करें और शुद्ध शब्दों में करें, विदाउट एग्रेशन करें। रजिस्टर करवाएँ ये बात कि हमारे पेशेंट ने क्या किया, कैसे किया और क्या हुआ, कैसे हुआ है, सो दैट कि अटेंशन मिल सके। अटेंशन क्यों नहीं मिल पा रही है इमरजेंसी में, वो भी उसका एक लंबा रीज़न है, मैं आपको बताऊँगा, डिस्कस करेंगे उसको। फर्स्ट काम जो है इमरजेंसी में पेशेंट को स्टेबलाइज़ करने का होना चाहिए। वन्स द पेशेंट इज़ सेफ, आउट ऑफ डेंजर, डॉक्टर विल एक्सप्लेन क्या हुआ है पेशेंट को, कितने क्या ट्रीटमेंट प्लान है और आगे इसका आउटकम कितना हो, कैसे होगा, क्या रिस्क रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो होता है इमरजेंसी में, ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ विद द डॉक्टर। Truthful statement is beginning of the best treatment possible, best possible treatment for the patient. Silence is dangerous. एंड अगर आप झूठ मिसगाइड करके कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर को तो वो तो फिर जानलेवा ही सा घातक सिद्ध होगा। माइंड इट, डॉक्टर्स कोई मैजिशियन नहीं होते, कोई जादूगर नहीं होते, दे वर्क विद द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड। जो भी इंफॉर्मेशन आप डॉक्टर के पास देते हैं उसी के साथ वो काम करते हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो एग्जिस्ट करते हैं वो हमेशा लाइफ को बचाने के लिए होते हैं, नॉट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ फ्यू पीपल। रिस्पेक्टिंग दिस रूल, इस रूल को अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो क्रिटिकली इल पेशेंट को बचाया जा सकता है। डॉक्टर और नर्स और डिग्निटी ऑफ द हॉस्पिटल सिस्टम, उसको अगर आप मेंटेन करेंगे तो कहीं ना कहीं नेट शेल में पेशेंट का ही भला होगा। पेशेंट मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है पेशेंट। देखो हम जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, एक न एक दिन हमने यहाँ से निकलना है और जब निकलना है तो उससे पहले किसी न किसी को बीमार होना ही है। सबको, लगभग सबको बीमार होना है, सबको हॉस्पिटल जाना है। तो ये नफ़रतें क्या बात लेके चली रहती हैं, मुझे समझ नहीं आता। यूज़ इमरजेंसी वाइज़ली, लाइव्स डिपेंड ऑन इट। मेरे अपने एक्सपीरियंस में ये है कि जब भी इमरजेंसी में डॉक्टर बैठा होता है, लोग उसको बेला देख कर कि वहाँ पे कोई और अभी पेशेंट नहीं आया तो वहाँ पे अपने पेटी वर्क कराने चले जाते हैं, रिम्बर्समेंट साइन करवाना है या अपनी ट्रीटमेंट रिव्यू करवानी है या ब्लड प्रेशर चेक कर लें या कुछ और किसी काम से, जिनको रियल सेंस में इमरजेंसी नहीं है, जिनको डॉक्टर के पास ओपीडी में दिखाना था क्योंकि वो सुबह लेट हो गए, तो चलो अब इमरजेंसी में ही अपना काम करके निकलते हैं। और बहुत बार देखा कि मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं लोग सवेरे और उसके बाद जो नाइट ड्यूटी में डॉक्टर होता है सवेरे उसके पास पहुंच जाते हैं इमरजेंसी में कि डॉक्टर साहब थोड़ा मेरा बीपी चेक कर दो, बीपी की दवाई खा रहा हूँ वो असर कर रही कि नहीं कर रही। ये कतई फेयर नहीं हो सकता है। जो डॉक्टर रात भर के इमरजेंसी ड्यूटी कर रहा है वो सवेरे कोई ऐसे आके वो अपना बीपी कर चेक करवाना चाहते, इट्स वेरी, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये इतनी होपलेसनेस है और इतनी, मतलब अनकाइंड टेंडेंसी है कि, मतलब क्या डॉक्टर इंसान होता है भाई, उसको
भी थकावट होती है, पूरी रात भर के जाग के अगर पेशेंट को देख रहा है, सवेरे इस तरह का जोक करने कोई आ जाएगा उसके पास विदाउट एनी रीजन, ही वाज हैविंग ए मॉर्निंग वॉक, तो उसको आइडिया आया कि इधर अभी डॉक्टर हॉस्पिटल की तरफ भीड़ नहीं है तो चलो बीपी चेक करवा लें। कहीं ना कहीं डॉक्टर को अनॉय करता है ये चीज़ें। इसके अलावा दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट विषय को मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ एंड उसके साथ ही हम एंड करेंगे। एक बीआईपी सिंड्रोम होता है। क्या चीज़ होता है? जो ये बीआईपी सिंड्रोम कोई मैंने मतलब अपनी मेरे अपने सोच नहीं है ये मेडिकल वर्ल्ड में एक बहुत ही रिप्यूटेड जर्नल है, उसका नाम है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। ये मैसाचुसेट्स से पब्लिश होता है, बॉस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर जो जो भी पब्लिकेशंस होती है वहाँ से पब्लिश होती हैं। इसका न्यू इंग्लैंड जर्नल इसलिए है कि जब कभी अमेरिका का राज यूके का राज अमेरिका पे भी होता था तो इसलिए न्यू न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन का नाम रखा है। कि उस जमाने से इतना प्रतिष्ठित जर्नल है, उसमें ये एक स्टडी छपी है जो कंडक्ट करी थी एक बहुत ही उस टाइम के रिप्यूटेड फिजिशियन है जिसका नाम शायद मैं रॉन्ग स्पेल करूं, शेडन मन एलजे था। इन्होंने ये स्टडी 1979 में की थी। उन्होंने क्या पाया ये स्टडी करके कि जो लोग वीआईपीज की तरह प्रेजेंट करते हैं हॉस्पिटल में, वीआईपीज को उसने डिस्क्राइब किया जो लोग सोशली पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और पेशेंट वो लोग जब वो हॉस्पिटल में अपने इस वीआईपी सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करते हैं, अपने इन्फ्लुएंस के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो वो जो डॉक्टर की जो क्लिनिकल जजमेंट होती है उसको डिस्टॉर्ट कर देती है वो, और उनका डायग्नोसिस कंफ्यूजन में होता है। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, उसी स्टडी में ये हाईलाइट किया है कि इन द न्यू इंग्लैंड जर्नल डॉक्टर्स ओपन डिबेट फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ऐसे पेशेंटों के साथ डॉक्टर जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उससे डिबेट कर जाते हैं, और रिजल्ट क्या होता है? वीआईपी ऑर्डरिंग, वीआईपी आया है, वीआईपी के एक्सेस टेस्ट हो जाते हैं, सीक्स मल्टीपल ओपिनियन। अब क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है तो किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर के पास उसकी एक्सेस तो इजी है, वो एंटर कर जाता है दरवाजा खोल के धक्का मार के। आपने देखा ही होगा बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं सोशल मीडिया में, ऐसे फोन उठा के 10-15 लोग फॉलो करते हुए वीआईपी को इमरजेंसी एरियाज में नियर में उनके इंजेक्शन ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं, मतलब विच इज आई मीन फनी। एक बात नोट करने की नहीं है, हमारी मोरालिटी का क्वेश्चन ही है ये कि हम क्रिटिकल केयर इमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन को कैसे जोक बनाते हैं। ऐसे पेशेंटों के, क्योंकि डॉक्टर जो है वो अप्रहेंसिव हो जाता है, तो वो अप्रहेंसिव होने की वजह से उसका एक्सेस टेस्ट करवा देते हैं, उसके पास मल्टीपल ओपिनियन होती है। ऐसा होने से क्या होता है कि जो उसके डायग्नोसिस का डिसीजन है वो डिले हो जाता है, बिकॉज हर कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। और ये उस स्टडी में ये एविडेंट है, उसमें दिखाया गया कि केयर ड्यू टू फियर ऑफ रिपरकशन, वीआईपी की ट्रीटमेंट कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या रिपरकशन होंगे, क्या बैकफ्लो होएगा, क्या किक बैक होएगा उसका, उसके फियर में उसके सारे डिसीजन डिले हो जाते हैं। और कभी कभार ऐसे वीआईपी पेशेंट ओवर ट्रीट हो जाते हैं, उनकी इंटरवेंशन डिले हो जाती है। अब उसका रिजल्ट क्या होता है? अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, और कई बार तो उनको जो अननेसेसरी मेडिकेशन हो गई होती है उनकी हायर आइट्रोजेनिक हार्म हो जाते हैं उनको, मतलब ट्रीटमेंट की वजह से ही नुकसान हो जाता है, लीडिंग टू आउटकम दैट मे बी वर्स देन नॉन वीआईपी।
नॉन वीआईपी आदमी जब सीधे साधारण व्यक्ति डॉक्टर के पास एंटर पहुंचता है, अपनी बात सीधी साधारण शब्दों में क्लियर सेंट्रल प्लेस में डॉक्टर को बताता है, उसके तुरंत क्लिनिकल जजमेंट किसी तरह से अफेक्ट नहीं होती है। रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन करवा के डायग्नोसिस बनता है, फटाफट ट्रीटमेंट हो जाता है। तो देखो, वीआईपी होना एंजॉय करना है या इजी ट्रीटमेंट एंजॉय करनी है, इट्स योर चॉइस। सो दोस्तों, मेडिसिन किसी वीआईपीइज्म से, किसी इन्फ्लुएंसिज्म से या किसी भी मतलब पावर की वजह से वर्क नहीं कर सकती है। इट वर्क्स इंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन यू गिव, हिस्ट्री यू प्रोवाइड टू द डॉक्टर, history followed by the examination by the doctor. If after examination doctor is not sure about the diagnosis, वो इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, इन्वेस्टिगेशन से वो कंफर्म करेगा कि ये लाइकली डायग्नोसिस है, तो डेफिनेटली बेनिफिट होएगा। तो इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहना चाहूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच।